29 अप्रैल 1841 रात के 10:30 बज रहे हैं। सदर्न ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक ना कोई पेड़ है ना पानी, बस सन्नाटा और ठंडी हवा जो हड्डियों तक को कपा दे। इसी सुनसान रेगिस्तान में एडवर्ड आयरी नाम का ये इंसान जमीन पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सोना ही एक तरीका बचा है भूख प्यास को कुछ पल के लिए भूलकर मौत को बिना डरे अपनाने का। और तभी गोली चलने की आवाज आती है। आयरी हड़बड़ा कर उठता है, क्योंकि उसका पुराना साथी जॉन बैक्स्टर भी कुछ ही कदम दूर उसके साथ ही सफर पर चल रहा था। लेकिन जब आयरी उसे ध्यान से देखता है तो डर जाता है। वो अब जमीन पर पड़ा है, खून में डूबा हुआ, आखिरी सांसें लेता हुआ। और आयरी जिन दो लोगों के भरोसे इस जानलेवा बंजर रेगिस्तान में आया था, वो अब सभी हथियार, खाना और पानी लेकर गायब हो चुके हैं। यानी उन्होंने अब इन दोनों को मरने के लिए इस रेगिस्तान में छोड़ दिया है। कुछ ही देर बाद आयरी के उस आखिरी साथी की भी जमीन पर पड़े पड़े मौत हो जाती है और अब वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, दुनिया की सबसे सूखी, सबसे खतरनाक जमीन के ठीक बीच में। पर मेरे दोस्त, असली सवाल ये नहीं है कि आयरी यहाँ से जिंदा कैसे निकलेगा। असली सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुंचा ही क्यों, किस चीज ने उसे इस मौत के रेगिस्तान में खींच लिया। और सबसे अजीब बात, जिस चीज के लिए इतने लोग अपनी जान देने यहाँ पर चले आए, वो असल में कभी यहाँ पर थी ही नहीं। वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन हिट नहीं किया है। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूं, यार सब्सक्राइब फिर भी तुम लोग नहीं कर रहे। बहुत ही आसान है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको प्रेस करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। तो कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1830s का ऑस्ट्रेलिया, एक नई फैलती हुई कॉलोनी जिसके किनारे तो सेटलर्स भरे हुए थे, पर अंदर का हिस्सा एक कोरा नक्शा है, खाली, अनजान, रहस्यमयी। और जब इंसान किसी खाली नक्शे को देखता है ना, तो वो उसमें अपने सपने भर देता है। तो सेटलर्स ने भी यही किया। उन्होंने सोचा कि इस महाद्वीप के अंदर भी वैसा ही होगा जैसा बाकी दुनिया में है, घनी नदियां, हरे भरे जंगल और सबसे बड़ी बात, बीचों बीच एक विशालकाय समुद्र, एक इनलैंड सी, एक ऐसा छिपा हुआ खजाना जो पूरे ऑस्ट्रेलिया की किस्मत बदल सकता था। पर आखिर इन लोगों के मन में ये सपना आया कहां से? तो देखो, सालों पहले ना एक्सप्लोरर मैथ्यू फ्लाइंडर्स ने ऑस्ट्रेलिया के सदर्न कोस्ट का नक्शा बनाया था, पर उसने ये सब अपने जहाज की डेक से समुद्र के ऊपर से देखा था। और यहीं पर एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि कोस्ट पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के किनारे समुद्र से सीधी उठती हुई लाइमस्टोन की विशाल सीधी दीवारें थी, जो इतनी ऊंची थी कि जहाज से उनके पीछे क्या है ये देखना बिल्कुल नामुमकिन था। तो इमेजिन करो, आप जहाज पर खड़े हो और सामने एक दीवार है जो आपसे पूरा महाद्वीप छिपा रही है। उसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। शायद एक समुद्र, शायद हरी जमीन, या शायद कुछ ऐसा जो किसी की किस्मत बदल दे। कोई रहस्यमयी इंसानी बस्ती जिसके पास बहुत खजाना हो, सोना हो। और उस समय ये सोच काफी आम थी। पहले से ब्रिटिश और दूसरे कई एम्पायर्स ऐसी ही सोच के साथ रोज समुद्र में उतरते थे, नई जमीन और बस्तियां खोजते ताकि उनका खजाना हड़प सके और उन्हें अपना स्लेव बना सके। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने यही सोचा, पर वे गलत थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई सोने चांदी से भरा राज्य नहीं था, बल्कि वहां पर थी जिसे आज हम कहते हैं नलारबर प्लेन। ज्यादातर लोग इसे ऊंचे रेत के टीलों वाला एक रेगिस्तान समझते हैं, पर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा अजीब और जानलेवा जमीन है। तो नलारबर नाम लैटिन के वर्ड्स नलस और आर्बर से बना है, जिसका मतलब होता है नो ट्रीज, जो कि सच है, क्योंकि ये नॉर्मल सैंड डेजर्ट नहीं है, बल्कि साउथ ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई लगभग फ्लैट लाइमस्टोन प्लेन है। ये जमीन कभी एक शैलो सी का फ्लोर था। समय के साथ साथ सी पीछे हटा, जमीन ऊपर उठी और समुद्री जीवों के शेल से बनी लाइमस्टोन सरफेस पर आ गई। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन प्लेन है। पानी लाइमस्टोन को धीरे धीरे डिसॉल्व करके क्रैक्स, सिंक होल्स और केव्स बनाता है। इसीलिए नलारबर के कई हिस्सों में बारिश रिवर बनकर नहीं बहती, वो पत्थर के दरारों से नीचे चली जाती है।
यानी आसमान से पानी गिरता तो है लेकिन थोड़ी देर बाद जमीन फिर से सूखी दिखने लगती है। इसी वजह से यहाँ परमानेंट सरफेस रिवर्स नहीं है। कुछ रॉक होल्स और डिप्रेशंस रेन वाटर को कुछ समय रोक सकते हैं, लेकिन एक ट्रैवलर को तभी फायदा होगा जब उसे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। एक वाटर होल से दूसरे वाटर होल के पीछे 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का गैप हो सकता था और यही नलारबर का असली डेंजर था। ये जमीन सिर्फ इंसानी बॉडीज को नहीं तोड़ती थी, ये ट्रैवलर को बार बार ये महसूस कराती थी कि मंजिल पास है, जबकि असल में अगला पानी का सोर्स तब भी कई दिन दूर होता था। और सन 1840 में आयरी इसी डेंजर को बिना मॉडर्न मैप, रोड, रेडियो या फिर रेस्क्यू टीम के क्रॉस करने निकल पड़ा। पर क्यों? एडवर्ड जॉन आयरी इंग्लैंड में पैदा हुआ था। सिर्फ 17 साल की एज में वो ऑस्ट्रेलिया आ गया था। यहाँ उसने शिप और कैटल का काम सीखा और जल्दी ही एक स्किल्ड ओवरलैंडर बन गया, यानी ऐसा आदमी जो जानवरों के बड़े ग्रुप्स को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर तक जमीन के रास्ते ले जा सकता था। उसने कैटल और शिप को डिफिकल्ट रूट से सेटलमेंट्स तक पहुंचाया और यंग एज में पैसा और रेपुटेशन दोनों कमा लिया। लेकिन हर सक्सेस के साथ उसके अंदर एक बिलीफ स्ट्रांग होता गया कि पेशेंस और जिद से किसी भी जमीन को हराया जा सकता है। जून 1840 में जब आयरी सिर्फ 24 साल का था, वो एडिलाइडी से एक ऑफिशियल एक्सपीडिशन लेकर निकला। प्लान था लेक टॉरेंस को समझना, उसके आगे नॉर्थ की तरफ रास्ता खोजना और ये देखना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर के इलाकों में कहीं कोई पानी का सोर्स, फर्टाइल लैंड या कोई बड़ी लेक मौजूद है या नहीं। तो उसकी टीम के पास आदमी, हॉर्सेस, शिप के साथ कुछ पानी और फूड की लिमिटेड मात्रा थी जो कुछ दिन उन्हें उस डेजर्ट में जिंदा रख सकती थी। और उसे यकीन था कि कुछ ही समय में वो ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी इलाकों में कुछ ना कुछ छुपा हुआ ढूंढ ही लेगा और किस्मत अच्छी हुई तो शायद उसे कोई छुपी हुई इंसानी बस्ती और सोना मिल सकता है। तो पेपर और प्लान स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इंटीरियर पेपर के प्लान से नहीं चलता था। जैसे जैसे उसकी टीम फ्लाइंडर्स रेंजेस के नॉर्थ की तरफ बढ़ी, फ्रेश वाटर कम होता गया। उनके सामने लेक टॉरेंस का वाइट सॉल्ट बेसिन फैला हुआ था। दूर से वो एक लेक जैसा लगता था, लेकिन पास जाने पर सरफेस सॉल्ट, मड और सॉफ्ट ग्राउंड में बदल जाती थी। हॉर्सेस को लेकर इसे क्रॉस करना डेंजरस था। आयरी कभी वेस्ट से रास्ता खोजता, कभी ईस्ट से, लेकिन हर दिशा में या तो सॉल्ट लेक मिलती या फिर ड्राई प्लेन मिलता या ऐसा खारा पानी जिसे पीना नामुमकिन था। आखिरकार सितंबर 1840 में आयरी जमीन से थोड़ी ऊंची एक पहाड़ी पर चढ़ा। उसने उस जगह का नाम रखा माउंट होपलेस। अब उसने ये नाम यूं ही नहीं चुना था। उस ऊंचाई से उसे तीनों तरफ सिर्फ फ्लैट और सूखी हुई जमीन ही दिखाई दे रही थी। ना कोई ग्रीन वैली थी, ना रिवर था और ना ही वो इनलैंड सी जिसे खोजने वो निकला था। यानी जिस मिशन के लिए वो एडिलाइडी से निकला था वो यहीं पर फेल हो चुका था। लेकिन आयरी खाली हाथ एडिलाइडी वापस नहीं लौटना चाहता था। उसने सोचा कि अगर नॉर्थ की तरफ रास्ता नहीं है तो वो वेस्ट की तरफ जाएगा। अब उसका नया प्लान ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के कोस्ट के साथ साथ चलते हुए किंग जॉर्जेस साउंड यानी आज के अल्बानी तक एक ओवरलैंड रूट खोजने का था। ये डिसीजन उसकी फेल्ड एक्सपीडिशन को एक बड़ी डिस्कवरी में बदल सकता था, लेकिन ये उसे और उसकी पूरी टीम को ऐसी जानलेवा जमीन में भी ले जा सकता था जहां से शायद कोई वापस ना लौटे। तो अब आयरी वेस्ट की तरफ कोस्ट पर बढ़ा और फॉलर्स बे के पास अपना एक डिपोट बनाया, यानी ऐसी टेम्पररी जगह जहां एक्सपीडिशन का खाना, पानी और बाकी सप्लाईज जमा की जा सके। अब यहाँ तक पहुंचने में वाटर विच नाम की एक छोटी शिप ने उसकी काफी मदद की थी। वो एक्सपीडिशन का भारी सामान कोस्ट के साथ आगे ले जाती और जरूरत पड़ने पर पानी और दूसरी सप्लाईज भी आयरी की टीम तक पहुंचाती थी। इसलिए अभी तक उनकी टीम इस रेगिस्तानी इलाके में जिंदा थी। लेकिन फॉलर्स बे के आगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का कोस्ट बेहद ही खतरनाक था। वहां पर कई जगह समुद्र से सीधी उठती ऊंची क्लिफ्स थी, वेव्स बहुत रफ थी और शिप को सुरक्षित खड़ा करने के लिए कोई भी हार्बर नहीं था। इसलिए फॉलर्स बे के आगे आयरी की टीम को शिप की मदद नहीं मिल सकती थी। अब बाकी का पूरा रास्ता उसे और उसकी टीम को अपने साथ मौजूद लिमिटेड सप्लाईज के सहारे ही तय करना था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आयरी को यह पता लगने लगा था कि रास्ते में पानी कहां पर मिलेगा। इसके लिए उसने कई छोटी सर्च जर्नीज की। इन्हीं अटेम्प्ट्स में उसके 3 हॉर्सेस थकान और प्यास की वजह से मर गए। इसी दौरान उसे कुछ लोकल लोगों से पता चला कि अगला नोन वाटर सोर्स लगभग 10 दिन की जर्नी दूर था। यहीं से पूरा चैलेंज साफ हो गया। आयरी को अपने लोगों और हॉर्सेस के लिए एक साथ 10 दिन का पानी कैरी करना था। लेकिन जितना ज्यादा पानी हॉर्सेस पर लादा जाता वे उतनी जल्दी थकते और उनकी स्पीड कम हो जाती। फिर जर्नी पूरी करने में ज्यादा दिन लगता।
और उसके लिए उन्हें पहले से भी ज्यादा पानी चाहिए होता। यानी जिस एक्स्ट्रा वाटर से उनकी जान बच सकती थी, उसी का वेट हॉर्सेस को कमजोर करके उनकी जान खतरे में डाल रहा था। अब पूरी बड़ी एक्सपीडिशन को साथ ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आयरी ने अपनी टीम छोटी कर दी। एक्स्ट्रा मैन, भारी कार्ट्स और गैर जरूरी इक्विपमेंट को वापस भेज दिया गया। आखिरकार 25 फरवरी 1841 को फॉलर्स बे से वेस्ट की तरफ फाइनल क्रॉसिंग के लिए सिर्फ 5 लोग निकले। आयरी, उसका दोस्त जॉन बैक्स्टर, वाइली और साउथ ऑस्ट्रेलिया से आए 2 यंग लोकल लोग, जोई और यारी। साथ ही उनके साथ 11 पैक हॉर्सेस, कुछ शिप, लिमिटेड फूड्स, वेपन्स और वाटर कंटेनर्स थे। पर अब उनके सामने किंग जॉर्जेस साउंड यानी आज के अल्बानी तक लगभग 1368 किलोमीटर का अनजान रास्ता था। इस पॉइंट के बाद यह एक्सपीडिशन किसी नई जगह की डिस्कवरी से ज्यादा एक सर्वाइवल टेस्ट बन चुकी थी। तो क्रॉसिंग के शुरुआती वीक्स में ही नलारबर रेगिस्तान ने अपना असली रूप दिखा दिया। एक स्टेज पर टीम ने लगभग 135 माइल्स यानी 217 किलोमीटर का स्ट्रेच क्रॉस किया, जहां पर रास्ते में एक बूंद फ्रेश वाटर नहीं मिला। शिप 6 दिन और हॉर्सेस 5 दिन तक बिना पानी चले। कुछ हॉर्सेस को 7 दिन के बाद पानी मिला, पर आगे बढ़ते हुए एक रात उनका आखिरी पानी भी खत्म हो गया। अगली सुबह घास और बुशेस पर जमी हुई मॉइस्चर को चाट कर आयरी और उसकी टीम ने अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की, पर यह सब हॉर्सेस के लिए काफी नहीं था। कुछ इतने कमजोर हो चुके थे कि आगे चल ही नहीं पाए, इसलिए टीम को उन हॉर्सेस को रास्ते में छोड़ना पड़ा। एक वीक हॉर्स को मारकर उसका मीट फूड के लिए यूज किया गया। राशन इतना कम था कि अब इनके बीच भूख से मरने की चिंता भी बढ़ गई थी। वाइली एक बार कैंप छोड़कर चला गया, फिर कुछ दिन बाद लौट आया। जोई और यारी भी प्रोविजंस लेकर चले गए और भूखे हालात में वापस आए। बैक्स्टर को लगने लगा था कि आगे जाना मौत है। वो ईस्ट की तरफ वापस लौटना चाहता था, लेकिन आयरी के हिसाब से अब वापस लौटना आगे बढ़ने से भी ज्यादा डेंजरस था। जिस लंबे रास्ते को वो पहले ही बिना पानी के पार कर चुके थे, उसी रास्ते को उनके कमजोर हॉर्सेस दोबारा सरवाइव नहीं कर सकते थे। इसलिए आयरी को उम्मीद थी कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के वेस्टर्न एंड को पार करने के बाद क्लाइमेट बदल जाएगा, पानी मिलने लगेगा और शायद कोस्ट के पास कोई सीलिंग या वेलिंग शिप भी मिल जाएगी। यानी अब पार्टी के सामने कोई सेफ रास्ता नहीं बचा था। पीछे लौटने पर पुराने वाटरलेस स्ट्रेचेस उन्हें मार सकते थे और आगे बढ़ने पर उन्हें नहीं पता था कि अगला पानी कब मिलेगा। तो उनके सामने बस मरने के 2 अलग अलग रिस्क थे, पीछे लौटना या आगे बढ़ना। 29 अप्रैल की शाम अचानक आसमान में डार्क क्लाउड्स और थंडरस्टॉर्म्स दिखाई देने लगे। सभी को उम्मीद थी कि अब तेज बारिश होगी। आयरी रात के ठंडे समय में आगे ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन बैक्स्टर ने उसे वहीं पर कैंप लगाने को कहा। उस जगह जमीन पर बड़ी लाइमस्टोन रॉक्स और उनमें छोटे छोटे गड्ढे थे, जिनमें बारिश का पानी जमा किया जा सकता था। आयरी ने बैक्स्टर की बात मान ली, लेकिन स्टॉर्म तेज हवा के साथ उनके ऊपर से निकल गया और बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। रात में हॉर्सेस की निगरानी 2 शिफ्ट्स में होनी थी। पहली वॉच शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक और दूसरी रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक थी। आयरी ने पहली वॉच चुनी, जबकि बैक्स्टर और बाकी लोग कैंप में सो गए। रात करीब 10:30 बजे आयरी हॉर्सेस को वापस कैंप की तरफ ला रहा था, तभी उसे दूर एक तेज फ्लैश दिखाई दिया और उसके तुरंत बाद गन शॉट की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद बैक्स्टर उसे कैंप का रास्ता दिखाने के लिए गन चला रहा था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो वो घबराकर कैंप की तरफ दौड़ा। रास्ते में वाइली घबराया हुआ उसकी तरफ भागता मिला। जब दोनों कैंप पहुंचे तो बैक्स्टर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जोई और यारी वहां से जा चुके थे। उनके साथ दोनों काम करने वाली गन्स, ब्रेड, मीट, पानी और बाकी सामान भी गायब था। बैक्स्टर कुछ समय बाद ही तड़पता हुआ मर जाता है। अब टीम टूट चुकी थी और उस जानलेवा डेजर्ट में आयरी के साथ सिर्फ वाइली बचा था। अब दोनों बचा हुआ सामान पैक करते हैं और वेस्ट की तरफ चल पड़ते हैं। वाइली के पास हंटिंग, ट्रैकिंग, बुश फूड खोजने और जमीन, मौसम या आसपास के साइंस को समझने की स्किल्स थी। ये ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स थी, अब इन्हीं स्किल्स पर दोनों का सर्वाइवल टिका हुआ था। वाइली कंगारू और बर्ड्स का शिकार करता और रास्ते से रूट्स, क्रैब्स और दूसरी खाने वाली चीजें खोजता। आयरी हॉर्सेस और डायरेक्शन को संभालता था। उनके पास जो राशन बचा था वो बहुत ही कम था, लेकिन वाइली के खोजे हुए फूड्स की वजह से वो राशन कई एक्स्ट्रा दिनों तक चल सका।
हालांकि दोनों के बीच पूरा ट्रस्ट नहीं था। आयरी ने अपने जर्नल में कई बार वाइली पर शक किया और उसकी लॉयल्टी या ज्यादा खाने की आदत पर कमेंट्स भी किए, लेकिन उसी जर्नल से ये भी क्लियर होता है कि वाइली उनके सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी था। वो हंटर भी था, हॉर्समैन भी था, कुक भी था, वाटर खोजने वाला भी था और इस जानलेवा सफर में आयरी का अकेला कंपेनियन भी था। मई के एंड तक उनके आसपास की जमीन बदलने लगी। अब उन्हें ग्रेनाइट रॉक्स, फ्रेश वाटर पूल्स, स्ट्रीम्स और खाने के ज्यादा सोर्सेस मिलने लगे। इसका मतलब था कि वो नलारबर के सबसे सूखे और खतरनाक हिस्से को पीछे छोड़ रहे थे। 2 जून को आयरी ने कोस्ट के पास एक शिप देखी। पहले उसे लगा कि शायद थकान की वजह से उसकी आंखें धोखा दे रही है, लेकिन जब उसे विश्वास हो गया कि वहां पर सच में एक शिप है तो उसने स्मोक सिग्नल बनाया और मदद के लिए आवाज लगाई। कुछ समय बाद शिप से एक बोट उनकी तरफ आई। ये फ्रेंच व्हेलिंग शिप मिसिसिपी थी, जिसे कैप्टन थॉमस रेसिस्टर कमांड कर रहा था। शिप पर आयरी और वाइली को शेल्टर, भरपेट फूड और आराम मिला। कैप्टन ने उन्हें आगे की जर्नी के लिए सप्लाईज दी और उनके हॉर्सेस के शूज भी रिपेयर करवाए। दोनों लगभग 12 दिन तक शिप के पास रुके, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अल्बानी अब भी लगभग 480 किलोमीटर दूर था, इसलिए 14 जून को दोनों दोबारा जर्नी पर निकल पड़े। अब पानी की कमी पहले जितनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन उसकी जगह एक नई प्रॉब्लम ने ले ली थी। विंटर रेन, तेज ठंड, पानी से भरी जमीन और घनी गीली बुशेस। कुछ हफ्ते पहले जिस जमीन पर उन्हें पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिल रहा था ना, अब उसी जर्नी में लगातार बारिश उनके कपड़े को भिगो रही थी और रास्ते को मड में बदल रही थी। आखिरकार 7 जुलाई 1841 को आयरी और वाइली अल्बानी पहुंच गए। वाइली के लोग मान चुके थे कि वो इस एक्सपीडिशन में मर गया है, इसलिए जब वो अचानक जिंदा वापस आया ना, तो उसकी कम्युनिटी के मेन, वुमेन और चिल्ड्रन उसे देखने और वेलकम करने के लिए दौड़ पड़े। उनके लिए ये ऐसा था जैसे डेजर्ट में गायब हो चुका एक इंसान मौत से वापस घर लौटा हो। आयरी की क्रॉसिंग ने सेटलर्स का एक बड़ा सपना तोड़ दिया। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के इस रूट पर कोई फर्टाइल इनलैंड सी छुपा हुआ नहीं था। उसने एडिलाइड से अल्बानी तक एक ओवरलैंड रूट कंप्लीट किया, लेकिन साथ ही ये भी दिखा दिया कि ये रूट नॉर्मल सेटलमेंट के लिए कितना ज्यादा हार्श था। इस एक्सपीडिशन के बाद ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में आयरी को एक हीरो की तरह देखा गया। सन 1847 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उसे फाउंडर्स गोल्ड मेडल दिया। लेक आयरी, आयरी पेनिनसुला और आयरी हाईवे जैसे कई जगहों के नाम भी उससे ही जुड़े हुए हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के मैप और इतिहास दोनों में आयरी का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाइली को बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट ने उसे हर हफ्ते फ्लावर और मीट के राशंस दिए। एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑफ पर्थ ने उसे 2 पाउंड और एक मेडल दिया। बाद में उसने कुछ समय पुलिस कांस्टेबल के रूप में भी काम किया। फिर भी आयरी और वाइली को मिली हिस्टोरिकल फेम में जमीन आसमान का फर्क था। आयरी एक्सपीडिशन का लीडर था। रूट चुनने और आगे बढ़ने के बड़े डिसीजन उसी ने लिए थे। जर्नी का जर्नल भी उसी ने लिखा था और पूरी कहानी दुनिया तक उसकी आवाज में पहुंची थी। इसलिए इतिहास में इस क्रॉसिंग को मुख्य रूप से आयरी की अचीवमेंट मानी गई। लेकिन आखिरी और सबसे डेंजरस स्टेज में वाइली सिर्फ आयरी के साथ चलने वाला एक कंपेनियन नहीं था। उसने कंगारू और बर्ड्स का हंट किया, रूट्स और क्रैब्स जैसे फूड खोजे, पानी ढूंढा और हॉर्सेस को भी संभाला। बैक्स्टर की डेथ के बाद भी उसने आयरी को छोड़ने के बजाय उसके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। यानी आयरी के पास रूट पूरा करने की जिद और लीडरशिप थी, लेकिन वाइली के पास वो सर्वाइवल स्किल्स थी जिनकी उस जमीन पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। वाइली के बिना आयरी का अल्बानी तक जिंदा पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब मेरा सवाल यहाँ पर आपके लिए है कि आपको क्या लगता है इस कहानी का असली हीरो कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें लिख करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। जाने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे फ्लाइट के बारे में जिसके बारे में जो अचानक से हवा में ही कहीं पर गायब हो जाता है और आज तक नहीं मिलता, लेकिन इतिहास ने उसे भुला दिया है। आपने फ्लाइट MH317 के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये जो फ्लाइट है ये उससे भी पहले हुआ था और उससे भी दर्दनाक हादसा हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे भुला दिया। पर आखिर इसके साथ हुआ क्या था, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।